प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके कोर्स के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम दो काल आदिकाल और भक्तिकाल में से आदिकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकी विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल है और हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही शुरू होता है। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती है। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में साहित्य की भाषा 15वीं शताब्दी तक बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ट का नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह वह भाषा है, उसे उत्तर अपभ्रंश या अपभट्ट नाम देना भ्रम है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा का रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व भी है जिसे हम साहित्य की चेतना कर सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवृत्ति धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में हटकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत प्रतीत होता है। अब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी का आदिकालीन साहित्य अपनी विविधता में अकेला है। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित और पोषित होकर जो प्रवृत्तियां उभरी हैं वे इस काल के साहित्य की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका विवेचन इस प्रकार है। पहला है सामंतों का स्तुति गान किंतु व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव। इस समय के सभी रचनाकार अपने आप को दिल्ली दरबार के कवि बनाना चाहते हैं। वे अपने आश्रयदाताओं को दिल्लीश्वर के रूप में देखना चाहते थे। उस समय का कोई भी रचनाकार ऐसा नहीं मिलता है जो संपूर्ण भारत के भविष्य पर सोचता रहा हो। उन्हें अपने आश्रयदाता और स्वयं के स्वार्थ के अतिरिक्त किसी से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह संपूर्ण चारण साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। दूसरा बिंदु है वीर का पोषक श्रृंगार।
इन वीर गाथाओं में दो रसों की प्रमुखता मिलती है, एक वीर की, दूसरे श्रृंगार की। ये रचनाकार पहले राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे और आश्रयदाताओं की कामेच्छा को जागृत करते थे। आश्रयदाता शूरता के साथ साथ उन राजकन्याओं का वर्णन करने का प्रयत्न करते थे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज ने लगभग 14 विवाह किए। प्रत्येक राजकन्या की सुंदरता का कवि ने प्रथमतः उल्लेख किया है और बाद में प्रत्येक के लिए पृथ्वीराज ने युद्ध किया, तत्पश्चात वर्णन किया। इस प्रकार इन रचनाओं में श्रृंगार रस वीर रस का पोषक बनकर आया है। तीसरा है इतिहास कम कल्पना अधिक। वीर गाथा काल की सभी रचनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी या तो अप्रमाणिक है या अर्धप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासों के संबंध में अब तक द्वंद्व चल रहा है। मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, जैन मुनि आदि से प्रमाणिक मानते हैं तो शुक्ल जी और गौरीशंकर ओझा इसे अप्रमाणिक मानते हैं। यही स्थिति बिसलदेव रासों की भी है। उनकी कोई घटना बिसलदेव के शिलालेखों से मेल नहीं खाती है। इससे तत्कालीन साहित्यकारों की कल्पनाशीलता प्रमाणित हो जाती है। चौथा बिंदु आता है युद्धों का सजीव वर्णन। चारण साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चारण न केवल कलम के धनी हैं अपितु तलवार के भी धनी थे। उन्होंने कर्कश पदावली में, उनकी वीर वचनावली में शास्त्रों की झनकार साफ सुनाई देती है, क्योंकि ये युद्धों के प्रत्यक्षदर्शी थे। अपनी वीरता परक शब्दावली के द्वारा वे हत पौरुष सेना में पौरुष का संचार किया करते थे। वीर गाथाओं की भाषा का डिंगल होना। सभी वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा उस भाषा का नाम है जो ग्राम्य, गंवारू या हीनता के दोष से दूषित और व्याकरण के नियमों से रहित थी तथा पिंगल के वीरों से उठ खड़ी हुई थी। डिंगल के कई अर्थ और भी ले जाते हैं। हर प्रसाद शास्त्री का कहना है कि यह शब्द डिमगल से बना है, जिसका अर्थ है डिम डिम की ध्वनि निकलता है, लेकिन इन रचनाओं में ऐसी कोई ध्वनि नहीं मिलती है। प्रबंधात्मकता और मुक्तकात्मकता। वीर कथा काल की रचनाओं के दो मुख्य रूप प्राप्त होते हैं। प्रबंध मुक्तक। मुक्तक में जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण अंशों को ही उबार कर दिया जाता है। इस प्रकार के काव्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक लिया जाता है। पृथ्वीराज रासों में जीवन के समग्र आरोह अवरोह का चित्रण है। यह रचना प्रबंध की दृष्टि से श्रेष्ठतम रचना है, अतः दोनों प्रकार की रचनाएं इस काल में प्राप्त होती है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में इन रासों ग्रंथों में प्रकृति निरूपण किया गया है। नदी, वन, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी शोभनीय और आकर्षक बन पड़ा है। नदी, वन, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी शोभनीय और आकर्षक बन पड़ा है। प्रकृति चित्रण के स्वतंत्र स्थल इन काव्यों में बहुत थोड़े मिलते हैं। अधिकतर उसका उपयोग प्रकृति चित्रण के निमित्त किया गया है। प्रकृति चित्रण की जिस उदात्त शैली के दर्शन छायावादी युग में होते हैं, इस काल की रचनाओं में नहीं मिलते हैं। रासो ग्रंथ। इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्याय है। कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य या रसायन शब्द से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रामक है। मूल रूप से रासक एक छंद है जिसका प्रयोग अपभ्रंश के संदेश रासक पे मिलता है। बाद में इसका प्रयोग ज्ञेय रूपक के अर्थ में होने लगा था। अगला बिंदु है जनसंपर्क का अभाव। इन ग्रंथों में सामंती जीवन का चित्र उभर कर आया है। इनका जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राजदरबारी कवि से जनजीवन के चित्रण की आशा नहीं की जा सकती थी। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों में स्वामिन सुखाय काव्यों की सृष्टि की गई है, अतः साधारण जनजीवन के घात प्रत्यघातों का चित्रण इसमें नहीं हो सका है। अगला बिंदु है छंदों का बहुआयामी प्रयोग। इस साहित्य में छंदों का जितना बहुमुखी प्रयोग किया गया है, उतना इसके पूर्व साहित्य में नहीं किया गया है। छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। इस छंद विपर्य में अस्वाभाविकता नहीं है। इस साहित्य का ऐतिहासिकता
साहित्यिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपादेय है। इसमें वीरता श्रृंगार का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या प्रवृत्तियां आदिकाल की हैं जो हमें इस काल में होने वाले कविताओं के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं और यही काव्य आगे जाकर महत्वपूर्ण काव्य संग्रह के रूप में प्रचलित हुआ, प्रसारित हुआ है। सभी विद्यार्थी इन बिंदुओं को पढ़िए और इन बिंदुओं के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो जो कवि इनसे संबंधित आए हैं आप लोगों का अध्ययन कीजिए और उनसे संबंधित बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते रहिए, तभी आपका काम आगे होगा। धन्यवाद।